बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर फॉरेन पॉलिसी पर आज हमारा पहला ट्यूटोरियल है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने लिखा है, सेनेटर है पोजीशन सॉरी मुस्लिम लीग नून के एक्सप्रेस ट्राइब्यून का ये आर्टिकल है। इसमें जो मेन चीज़ें राइटर ने डिस्कस की हैं वो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को रिसेंटली क्या जो है मुश्किलात दरपेश हैं, और रीजन में जो बदलता हुआ रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर स्पेशली, और पाकिस्तान के नेबर्स के साथ जो रिलेशन हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो इसकी जो है क्या वजूहत हैं, इनका पाकिस्तान पे क्या इम्पेक्ट हो सकता है फ्यूचर में, और पाकिस्तान की डोमेस्टिक जो है वो चैलेंजेस कौन कौन से पाकिस्तान को रिसेंटली दरपेश हैं। इसको आप इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ रिलेट कर सकते हो, और इंग्लिश ऐसे के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। सेकंड हमारे पास है डेमोक्रेसी के बारे में, फॉर्जिंग डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। डॉक्टर जफ़र खान सफदर ने लिखा है ये आर्टिकल। तो ये डेली टाइम्स का आर्टिकल है, जिसमें मेन चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं वो हिस्ट्री और डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी की, वो बात की राइटर ने। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, इसको एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, और आइडियल डेमोक्रेसी या एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी जो है उसके मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उसमें कौन से जो मेन पॉइंट्स हैं उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके, वो बताएं। और फाइनली बताया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, और इन चैलेंजेस को निपटने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। आप इसको आप जनरल नॉलेज से भी रिलेट कर सकते हो, इंग्लिश ऐसे के साथ भी, और पाकिस्तान अफेयर्स के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। दोनों ही बहुत जो है इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है वो लाइक किया करें, और जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइकल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। And if you are astonished, O Muhammad, then astonishing is their saying, when we are dust, will we indeed be brought into a new creation? Those are the ones who have disbelieved in the Lord, and those will have shackles upon their necks, and those are the companions of the fire, they will abide therein eternally. अगर तू ताज्जुब करे तो उनका ये कहना बहुत अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या वाकई हम यकीनन एक नई पैदाइश में होंगे। यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, और यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही आग वाले हैं और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात नेबर्स के साथ जो हैं वो रिसेंटली काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, और जो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं हमारे रीजन के अंदर उनका पाकिस्तान पे क्या इम्पेक्ट है, और जो यूएस और चाइना का जो आपस में एक रिवलरी चल रही है उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है, पाकिस्तान उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान जो है फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान के अपने चारों नेबर के साथ ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे, काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। इवन के 3 नेबर्स इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलिट्री जो है कन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। इंटरनली पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का शिकार है। 7 सालों में पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंजेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के अंदर नहीं पाई जाती। अभी देखें तो रीजनली जो अलाइंसेस के शिफ्टिंग हो रही है, चेंजिंग हो रही है। अब देखें तो रशिया और चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान को अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस के अंदर ला रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो है वो ईरान के साथ चाबहार में उनके साथ वो उसकी काफ़ी अलाइनमेंट्स चल रही हैं, डील्स उनकी हो रही हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। तो ये सारा सिनेरियो जो है ये एक न्यू री-अलाइनमेंट्स के बारे में है, तो इसका जो है पाकिस्तान पे काफ़ी डीप इम्पैक्ट होने वाला है इन फ्यूचर। इंडिया को अगर देखें तो इंडिया को जो है पाकिस्तान को आउट फ्लैंकिंग कर रहा है। आउट फ्लैंकिंग का मतलब होता है कि दुश्मन को साइड से या अतराफ से जाकर घेरना, ना कि सामने से अटैक करना। तो वो ईरान और अफगानिस्तान को अपने मिलिट्री और इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस के अंदर लाकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक मिलिट्री बेस ढूंढ रहा है। एक जो है बेसिकली कहें तो मिलिट्री एक जो है वो फेंस ढूंढ रहा है पाकिस्तान के इर्द गिर्द। चाबहार पोर्ट में देखें तो इन्होंने पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के करीब ही तकरीबन विद 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट है, तो उन्होंने चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए ईरान के साथ डील कर रही है।
और अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम जो है वो भी चाबहार पोर्ट में ही तकरीबन $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, और ये इनकी फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है आफ्टर द तालिबान टेक ओवर इन अफ़गानिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान का और इसका इंडिया का वहाँ पे जो एक चाबहार पोर्ट के अंदर अलाइंस है और ईरान के साथ, तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के इन तीनों के साथ ताल्लुकात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स आप देख सकते हैं, पाकिस्तान और ईरान के मिसाइल एक्सचेंज हो चुके हैं, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर अक्सर डिस्प्यूट रहते हैं पाकिस्तान के, और इंडिया के साथ तो हमारी एक आर्च रिवलरी चल रही है शुरू से ही। मिलिट्री क्लैशेस अगर देखें तो ईरान के साथ पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक्स जो एक्सचेंज किया, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स वगैरह, तो ये सारी जो सीन है अब इनको पाकिस्तान जो है किस तरह से कॉप करता है, ये आइंदा देखने की बात है। पाकिस्तान मेन जो चीज़ है, इन तीनों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ इसमें सामने आई है पाकिस्तान और चाइना के मौक़िफ़ का, ओपिनियन का डिवर्जेंस है एक ख़ास इशू पे, वो है कि अफ़गानिस्तान के इशू पे, कि किस तरह से चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान को एक्सेप्ट भी कर चुका है तालिबान रजीम को, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी वो कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है ना तो इस रजीम की तकरीबन एक्सेप्ट कर रहा है, काफ़ी हॉस्टिलिटीज शो कर रहा है इसके खिलाफ पाकिस्तान, और इनमें तालिब इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वेस्टर्न जो है ये एक नैरेटिव उसको फॉलो कर रहा है कि अफ़गानिस्तान को आइसोलेट किया जाए। तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में ये पाकिस्तान और चाइना की जो फर्स्ट डाइवर्जेंस है कि पाकिस्तान और चाइना का मौक़िफ़ जो है वो एक नहीं रहा, और वो है अफ़गानिस्तान के रोल के ऊपर। यूएस और चाइना जो है वो उनकी आपस में एक शुरू से रिवलरी चली जा रही है। तो पाकिस्तान के अंदर सी पैक के अंडर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो चाइना को, इंडिया को, सॉरी यूएस को काफ़ी चुभता हुआ महसूस होता है, और उसके बारे में वो काउंटर कॉपी कैट जो उसके वेरिएंट्स हैं इसके सामने ला रहे हैं अपने इनिशिएटिव्स के। यूरोपियन यूनियन में देखें तो वो भी इस तरह का एक लॉन्च कर चुके हैं, और यूएस में भी वो इस तरह के जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें कॉपी कैट के तौर पे कॉपी कर रहे हैं, कॉपी पेस्टिंग है इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, ताकि इसका जो इफेक्ट है उसको कम से कम किया जा सके। चाइना जो है पाकिस्तान का एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है हमेशा से, और यूएस जो है वो भी पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं यूएस एड की सूरत में। इसके अलावा आईएमएफ लोन्स वगैरह, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह रहे हैं वो यूएस के थ्रू ही मिलते हैं। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान और यूएस के काफ़ी रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो इन सारी सूरत में पाकिस्तान को देखना ये पड़ेगा कि चाइना और यूएस के आपस के जो ताल्लुकात हैं उनमें पाकिस्तान किस जो है वो साइड पे जाता है। क्या ये नई जो कोल्ड वार एक शुरू हो रही है यूएस और चाइना के दरमियान में, तो क्या पाकिस्तान इसमें चाइना का साथ देता है या यूएस का साथ देता है? या यूएस, अगर फर्ज करें पाकिस्तान जो है वो हमारे लीडर्स जो हैं वो डॉलर्स के चक्कर में यूएस का साथ देते हैं, तो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पाकिस्तान इंटरनली काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, जिसमें से मेन जो है वो टेररिज्म है। अब काउंटर टेररिज्म की कोई प्रॉपर पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर नहीं अभी तक नज़र आ रही। टीटीपी को जो अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान से बैठकर पाकिस्तान को जायज़ कर रहे हैं। ईरान के अंदर जो बैठे बलोच सेपरेटिस्ट हैं, जो अलहदगी पसंद बलोच हैं वहाँ पे बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रूसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वो ईरान से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशन अभी रिसेंटली बात करें तो इंडिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब जो लोग हैं उनके मर्डर में वो इन्वॉल्व थी इंडियन एजेंसीज। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर जो है पहले से हालात ख़राब थे टेररिज्म के हवाले से, उसको मज़ीद जो है वो ख़राब कर रहे हैं। इंटरनली जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस होते हैं बेसिकली उस मुल्क के जो होते हैं जियो पॉलिटिक्स के साथ जो है उनका ताल्लुक होता है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब कि पाकिस्तान अगर इस जगह पे होता है जहाँ पे उसके आसपास जो मालिक हैं वहाँ की सिक्योरिटी के सूरत हाल बेहतर होती, तो पाकिस्तान में पॉसिबल था कि टेररिज्म इतना ना होता। पाकिस्तान जहाँ पे अभी मौजूद है, अभी जिस मंजिल पे पहुँच चुका है, जिस मेन पॉइंट पे है, तो ईरान के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, इंडिया के साथ हमेशा से हमारे पहले अच्छे नहीं रहे। तो ये सारे जो रिलेशंस हैं इनकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक फेल होता हुआ नज़र आ रहा है अपने इकॉनमिक कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए। चाइना की बात करें तो चाइना को पाकिस्तान ने इंश्योर कराया था कि सी पैक जब शुरू हुआ था
तो पाकिस्तानी जो थी गवर्नमेंट ने इंश्योर करवाया था कि यहाँ चाइनीज़ को फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अभी लेकिन रिसेंटली देखें तो पिछले चंद सालों में तकरीबन काफ़ी अटैक्स हुए हैं, जिनमें 17 के करीब या 20 के करीब जो है चाइनीज़ सिविलियंस वो मारे गए हैं। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो विज़िट करने जा रहे हैं, तो उनका जो मेन फोकस उधर होगा वो चाइनीज़ कॉन्फिडेंस को दोबारा से रिस्टोर करना है, रीगेन करना है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो एक अफ़गानिस्तान और ईरान को जो सी पैक में शामिल करके ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को कंप्लीट करके और तापी गैस पाइपलाइन में इंडिया को शामिल करके पाकिस्तान अपने ताल्लुकात तीनों कंट्रीज के साथ इम्प्रूव कर सकता है, बशर्ते कि पाकिस्तान के इंटरनल जो पॉलिटिक्स की सूरत हाल है वो थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को यूएस के इसके साथ इंटेलिजेंट के साथ से बचना चाहिए कि यूएस के जो ब्लॉक है उसमें शामिल होने से पाकिस्तान को बचना चाहिए, क्योंकि यूएस और चाइना की जो स्ट्रेटजिक रिवल्ट्री है, चाहे ट्रेड में हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो, साउथ चाइना सी, ताइवान इशूज़ पे, नॉर्थ कोरिया इशू पे, तो इस सब में पाकिस्तान को न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है, या एटलीस्ट यूएस के साथ पाकिस्तान जो है वो ना मिले। अच्छा, पाकिस्तान को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो चाइना के साथ है उसको यूएस की पार्टनरशिप के साथ जो है पाकिस्तान को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के लिए ज़्यादा पार्टनरशिप चाइना के साथ अच्छी रही है या यूएस के साथ अच्छी रही है। तो ये एक बड़ी एक कह लें एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर अमन को हासिल करने के लिए, पीस को हासिल करने के लिए, सिक्योरिटी इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, तो पाकिस्तान को उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो इसका क्वेश्चन इस आंसर इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छा, डेमोक्रेसी, मेन एलिमेंट्स ऑफ थाईलैंड डेमोक्रेसी हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी की हिस्ट्री क्या है, डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एक प्रॉपर आइडियल थ्राइविंग डेमोक्रेसी के, और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। तो शुरू करते हैं जी। अगर देखें तो डेमोक्रेसी जो है ये इसका मतलब होता है कि आप एक डेफिनेशन इसकी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, कि जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ आवाम की होती है, आवाम की तरफ से होती है, आवाम के लिए होती है और आवाम इसको बनाते हैं। तो जो एक इक्वल लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन होती है तमाम उसका कंट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स की, तो इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। गवर्नेंस के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स की इक्वल पार्टनरशिप को जो डेमोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, ये इसकी लेजिटिमेसी जो डिपेंड करती है लोगों की एक्सपेक्टेशन के साथ, कि जो लीडरशिप लोगों को एक्सपेक्टेशंस दिखा रही होती है क्या वो कंप्लीट कर पाते हैं। अगर वो कंप्लीट कर पाते हैं तो वो वहाँ की जो है लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरते हैं, जो अपने अपने सिस्टम को लेजिटिमाइज करवा लेते हैं। डेमोक्रेसी के ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली ये यूनान से, ग्रीस से इसकी एंशियंट ग्रीस है उससे इसकी जो है वो ओरिजिन हमें नजर आता है एथेनियन डेमोक्रेसी। तो बेसिकली वहाँ पे एथेनियन डेमोक्रेसी में ये हुआ था कि उन्होंने एक असेंबली बनाई जिसमें 500 के करीब जो है वो जो है लेजिस्लेटर्स वो शामिल थे। इसके अलावा उनकी एक एग्जेक्टिव ब्रांच थी और 20 के करीब जो थे वो उनके जजेस की एक ज्यूरी थी, उनको ज्यूरर्स कहते थे। तो ये उनका एक जो इनिशियली कहते हैं कि डेमोक्रेसी के एक जो कहते हैं कि इनिशियल स्टेज थी डेमोक्रेसी की ह्यूमन हिस्ट्री में। तो उसमें एक जो मेन इसका फ्लॉ था उसमें ये था कि ये सिर्फ इसमें ख़वातीन शामिल नहीं, सिर्फ मर्द शामिल थे और वो भी 20 साल के ऊपर के, और फॉरेनर्स को इसमें शामिल नहीं किया गया था और स्लेव्स को भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई थी। अरिस्टोटल की बात करें तो इसने काफ़ी जो है वो इसको अप्रिशिएट किया डेमोक्रेसी को, लेकिन खास साथ साथ ये भी बताया कि इसमें जो रूल ऑफ अक्सर लोगों का जो रूल है, अक्सरियत का रूल है, उसको जो उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया और बताया कि इसमें कौन से जो है इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं। रोमन्स ने भी इस पर काफ़ी काम किया, जिसमें सिसरो और दूसरे रोमन फिलोसफर शामिल थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। तो मिडिवल यूरोप के जो अरसे के दौरान इलेक्शंस और असेंबलीज का सिस्टम जो है वो थोड़ा डाइवर्स हो गया, उसमें काफ़ी इंक्रीज जो है सिस्टम में हो गया। इसके बाद मैग्ना कार्टा, ये इंग्लैंड की फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट का बाइस बना था। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा बेसिकली ये सन 1215 में
इंग्लिश जो थे किंग और उसके जो सिटीजन थे उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें किंग की पावर्स को कम किया गया और सिटीजन को राइट प्रोवाइड किए गए, सिटीजन को हकूक उनके प्रोवाइड किए गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक फाउंडेशन जो है वो इंग्लैंड के अंदर वो शुरू हुई थी। तो मैग्ना कार्टा फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था इंग्लैंड का, उसकी बायस बना। इसके अलावा मिकियावेली, हॉब्स, लुकी, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रोसो और ह्यूम ने इन सब ने जो है ये जो फिलोसफर थे, इन्होंने काफ़ी जो है डेमोक्रेसी को इनलाइटन इसको किया कि ये कितनी जो है यूज़फुल हो सकती है। इसके अलावा फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करें तो वो कोर्सिकन रिपब्लिक थी, जिसको 1755 में जो है वो फाउंडेशन उसकी बनाई गई थी, उसको फाउंड किया गया था। तो ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी। डेमोक्रेसी जो ज़्यादातर फैली किस वजह से है, वो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ज़्यादा जो है डेमोक्रेसी फैल गई, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हों और डेमोक्रेसी के जो है वहाँ पे फ्लरिश करना शुरू हो गई। अगर 20वीं सेंचुरी में बात करें तो डी कॉलोनलाइजेशन रेवोल्यूशन की वजह से, जैसा ईरानियन रेवोल्यूशन हो गया, डी कॉलोनलाइजेशन देखो तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश कॉलोनी का अख्ताम होना, इसके अलावा वर्ल्ड वार्स की वजह से, वर्ल्ड वार 1 और 2 की वजह से डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी और ऑटोक्रेटिक रूल जो है तकरीबन ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम वर्ल्ड में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में ग्लोबली ख़त्म हो गया था। अभी जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी है उसमें जो मेन पॉइंट्स जो है देखे गए हैं कि वो एक तो है रूल ऑफ लॉ, एक इंडिविजुअल फ्रीडम और ये तीन इसके पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, ये तीन चीज़ें जो हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी का, कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी के तीन जो है मेन पॉइंट्स हैं। एक तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून वहाँ पे मजबूत हो। दूसरा है कि लोगों को फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ इनकम हो, सारी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ इकॉनमी, सारी चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसी भी सिस्टम का एक मेन पॉइंट होती है, हुआ करती है हमेशा से। डेमोक्रेसी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, ये आपको काफ़ी जो है इसको याद रखना चाहिए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी के मेन पॉइंट्स क्या कौन से हो सकते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। तो यूनिवर्सल एजुकेशन फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, यूनिवर्सल कंपोनेंट। यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब होता है कि हर उस सिटीज़न को, कंट्री के हर सिटीज़न को डिसरेस्पेक्ट ऑफ इट्स कास्ट, क्रीड, कलर, उसको इक्वली जो है एजुकेशन तक रसाई हासिल होनी चाहिए, उसको इक्वलिटी इक्वेशन उसको जो है एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है कंट्री की वो बेहतर हो जाती है, पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और सोशल बेनिफिट्स जो हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा होती है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं तकरीबन 40 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, और जो स्कूल जा भी रहे हैं उनका भी ये नहीं पता कि वो क्या आया आगे जो है मिडिल जो है क्लासेस तक वो पहुंच पाते हैं या मैट्रिक तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, ये भी काफ़ी एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक मेन कंपोनेंट होता है डेमोक्रेसी का एक्टिव पॉलिटिकल अवेयरनेस। लोगों के दरमियान जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो किस रास्ते पे उनकी कंट्री जा रही है और उनके कौन से तरीके से अपने राइट्स को वो सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट है एरेडिकेटिंग इनइक्वालिटी। लोगों के दरमियान इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमेन तीनों में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। होता है सोशल इक्विटी, तमाम लोगों को इक्वली जो है फॉर एग्जांपल ख़वातीन को नहीं शामिल किया जाता था, इसके अलावा स्लेव्स को शामिल नहीं किया जाता था, लोअर क्लास के लोगों को आज भी इंडिया में देखें तो उनको काफ़ी टॉर्चर का निशाना बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दलित देखें तो सोशल इक्विटी होनी चाहिए, सबको जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल होने की इजाज़त होनी चाहिए। फिफ्थ है हमारा इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप जो है किसी भी डेमोक्रेसी का एक मेन पॉइंट होता है, इसके बगैर कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी गवर्नेंस सिस्टम देख लें वो प्रॉपर नहीं चल सकता। तो और लास्ट पे है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, द मेन पॉइंट कि जुडिशली जब आपकी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो आपका कोई भी सिस्टम बेहतर नहीं रहेगा, ना तो आपकी एजुकेशन प्रॉपर हो सकेगी, इनइक्वालिटी जो है और इनजस्टिस जो है वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसके अलावा लीडरशिप जो है उसको भी अगर अकाउंटेबल ना बनाया जाए जुडिशरी के ज़रिए से तो वो भी इफेक्टिव नहीं रहती। जुडिशरी जो है वो इसका मेन पॉइंट होता है, किसी भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो मेन पॉइंट होता है डेमोक्रेसी का। पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान को एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना है, इसके अलावा इकोनॉमिक एडवर्सरीज और मीडिया फ्रीडम, इनकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है फ्लरिश नहीं कर पा रही।
जुडिशल इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में आप देख सकते हैं नहीं है। अब जजेस के जो अभी रिसेंटली लेटर्स वगैरह उन्होंने लिखे हैं चीफ जस्टिस को, तो उसके बारे में आप काफ़ी पढ़ चुके होंगे। तो ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ना होने की वजह से है। इसके अलावा मिलिट्री इन्फ्लुएंस, एजुकेशनल अटेनमेंट ना होना, रिलीजियस टेंशन की वजह से डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर फ्लरिश नहीं कर पा रही। तो फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी के लिए एजुकेशन, इक्वलिटी, लीडरशिप और जुडिशल इंडिपेंडेंस जो है वो रिक्वायर होती हैं, वो मस्ट होती हैं किसी भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट को मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन हमारा, मैग्ना कार्टा किस साल में, किस सन में साइन किया गया था, इन विच ईयर? तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।